नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। दिल्ली के विज्ञान भवन में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम को शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की और वहीं इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में टेक्नोलॉजी पर खास जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, न्याय की देरी कम करने की कोशिश की जा रही है, बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया जा रहा है, कोर्ट में वैकेंसी भरने की प्रोसेस चल रही है और न्यायपालिका की भूमिका संविधान के संरक्षण के रूप में है। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में यह कार्यक्रम का आयोजन था। राज्यों के मुख्यमंत्री और न्यायाधीश इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री संदर्भों पत्रों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और समयबद्ध निष्पादन प्रणाली का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि जन समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1905, अपनी सरकार पोर्टल, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 की हर 15 दिन में अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, 1 महीने में मुख्य सचिव और 3 महीने में मुख्यमंत्री के स्तर पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण पर सरकार का विशेष ध्यान है। उनका ठीक प्रकार से समाधान हो, ठीक प्रकार से उनका निस्तारण हो, उसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो भी शिकायत करता है या जो भी इनकी जो भी ज़रूरत, समस्या जो भी यहाँ पर अपने आवेदन के माध्यम से देंगे, वो सीधे रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड होने के बाद 1905 हेल्पलाइन में जाएगी और संबंधित विभाग को चली जाएगी और उसका एक डाटा यहाँ पर बना रहेगा। उसमें सारी डेट मेंशन होंगी कि कौन सी डेट में वो एप्लीकेशन आई है, उस पर किस डेट पर क्या कार्रवाई हुई है, उसका निस्तारण हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब हमारा सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया हमने चलाई है, उसी प्रक्रिया। बाजपुर नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को लेकर एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र को बूचड़खाना बताया। सरकार के मंत्रियों पर स्वास्थ्य केंद्र की ओर से ध्यान न देने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बाजपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के आंसू बहा रहा है। उपचार के नाम पर लोगों को रेफर कर दिया जाता है। इस दौरान पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री में सभी व्यवस्थाएं होने के बाद भी लोगों को बेहतर उपचार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने अस्पताल में तैनात चिकित्सकों को नौसिखिया बताया और लोगों से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। कहा कि सरकारी अस्पताल में जहां तत्काल लोगों को प्राथमिक उपचार मिल सके, इसके लिए चिकित्सकों को आवास आवंटित किए गए हैं, लेकिन आवास मिलने के बाद भी अस्पताल में मौजूद चिकित्सक समय पर लोगों को उपचार नहीं दे पा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार से लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों से आवास खाली कराने की मांग भी की है। जब ये किसी के काम नहीं आ रहे, इमरजेंसी में घर से नहीं निकल पाते, 10-10, 20-20 मिनट बाद भी, 25-25 मिनट बाद भी, तो इनके घर भी जो है मुझे लग रहा है इनसे खाली करा लेने चाहिए, जिससे कि पब्लिक को तो कोई लाभ हो नहीं रहा, खाली इनको ही लाभ मिल रहा है। अगर जनरेटर है उसका लाभ भी आम पब्लिक को नहीं मिल रहा। अंधेरे में डॉक्टर जो है टाँके भर रहे हैं और जनरेटर पड़े हुए हैं। ये डॉक्टर जो यहाँ पर जो स्टाफ है बिल्कुल लापरवाह है और इनकी लापरवाही का नतीजा है कि ये जो है किसी भी उस पर काम नहीं कर रहे हैं, ना काम करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ एक बहाना है कि साहब यहाँ सर्जन नहीं है, फिजिशियन नहीं है। ये सिर्फ मैं मानता हूँ सुपरिटेंडेंट का और यहाँ के जितने भी डॉक्टर सबका एक बहाना, फर्स्ट एड तक नहीं दे पा रहे किसी को। सीआरपीएफ एकेडमी गुरुग्राम के असिस्टेंट कमांडेंट प्रशिक्षणार्थियों के बैच नंबर 53 में कुल 85 प्रशिक्षण समेत 3 महिला प्रशिक्षु अधिकारियों ने सहायक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बीएसएफ रूट ऑफ एडवेंचर इन एडवांस ट्रेनिंग देहरादून में चली। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को व्हाइट वाटर राफ्टिंग, शिवपुरी से ऋषिकेश, देहरादून से धनौल्टी ट्रैकिंग, रिवर क्रॉसिंग, रॉक क्लाइंबिंग और कॉन्फिडेंस जंप, बॉडी रेसलिंग और पैराग्लाइडिंग और बाकी संबंधित विषयों के अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बीएसएफ देहरादून के हार्ट मीनिंग, पर्यावरण और बचाव आपदा प्रबंधन विषय पर भी जानकारी दी गई। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसका समापन हुआ, आज 85 असिस्टेंट कमांडेंट ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
तो डोईवाला में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कई ऐसे विषय जिन पर आज चर्चा हुई, प्रशिक्षण दिया गया और आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हुआ, जिसमें 85 असिस्टेंट कमांडेंट ने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और उनको बहुत सी ऐसी जानकारियां भी आज इस प्रशिक्षण के माध्यम से दी गई। तो सीआरपीएफ के 83 ऑफिसर्स एक वीक के एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए हैं और इस एक वीक के दौरान हमने इनको तीनों फील्ड ऑफ एडवेंचर, जल, थल और नभ, उससे इनको प्रशिक्षण दिया है। खासकर जो है हाई अल्टीट्यूड रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में, क्योंकि जंगलों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। साथ में रोप वर्क के बारे में, जुमारिंग, रैपलिंग, प्री नोटेड क्लाइंब, रोप फिक्सिंग, और साथ ही साथ एडवेंचर ट्रेनिंग जो एक्वेटिक का है उसमें हमारे को सर्वाइवल एंड रेस्क्यू इन वाटर्स, खासकर जो LST, इनकी कैसे सर्वाइव ये करेंगे, कि कैसे हम अगर किसी नई जगह जाते हैं, वहाँ का नया टेम्परेचर रहता है, नया माहौल रहता है, उसमें कैसे ढलना है। फर्स्ट डे हमें वो बताया गया। सेकेंड डे हमें माउंटेन रॉक क्राफ्ट जिसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया कि कहीं अगर हम जंगल में हैं और हमें हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक करना है तो हम कैसे उसमें ऊपर चढ़ें विद द हेल्प ऑफ जुमारिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कॉम्बैट क्लाइंबिंग, रैपलिंग, इन सब का हमें ट्रेनिंग दिया गया। फिर हमें राफ्टिंग के लिए ले जाया गया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां हमें पानी में ट्रैवल करना है, क्रॉस करनी है नदी, तो उसमें राफ्टिंग में क्या तरीका रहता है बैठने का, कैसे हमें अपने पैरों को फिक्स करना है राफ्ट में, ये सब हमें बताया गया। और करेंटनाग ब्लॉक के केदारू खाल में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य अंजना देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण जितेंद्र कुमार कलवाती देवी ने कहा कि दोनों ग्राम पंचायत के 9 परिवार आने के लिए उन्हें 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कई बार जल संस्थान को ज्ञापन भी दिया, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। क्योंकि ग्रामीण की ये समस्या है कि मैखरा बकरा तोक में पानी नहीं है, 1 किलोमीटर से दूर से वो पानी लेते हैं और मैखरा तला। आज हम SDM साहब से ज्ञापन दिया है क्योंकि ग्रामीण की ये समस्या है कि मैखरा बकरा तोक में पानी नहीं है, 1 किलोमीटर से दूर से वो पानी लेते हैं और मैखरा तला। आज हम SDM साहब से ज्ञापन दिया है। और जोशीमठ में कुछ लोगों के जरिए पशु चिकित्सालय के पास सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था। सूचना मिलने पर शनिवार को तत्कालीन जेठवारा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निर्माण को ध्वस्त किया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि अभियुक्तों ने निरंतर अवैध निर्माण किया और लगातार अब सरकारी भूमि के अतिक्रमण को गिराया गया है। जो अतिक्रमण किया गया था, अवैध निर्माण किया गया था, उसको तोड़ा गया है। सारे रिकॉर्ड्स को देखने के बाद भी इनको ये आदेश भी पारित किया गया, इनको बताया गया कि भाई आप जो है ये आप अवैध कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो इसको मत करिए आप, ठीक है। पर समय समय पर ये बंद करते थे और फिर ये रात में अंधेरे में या दिन में वापस ये कंस्ट्रक्शन चालू कर देते थे। तो कई बार यहाँ पर इनको मौका दिया गया है, ठीक है। इनको दोबारा से एक बार मौका दिया गया हियरिंग के लिए। कल की डेट में नोटिस तारीख इनको कराया गया कि भाई आप आइए, सोमवार को आप सुनिए, तब तक भैया आप कार्रवाई कोई मत करिए। पर इन्होंने हियरिंग में आने की बजाय फिर से रात में वही अवैध कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, ठीक है। तो आप जो है कानून। और टेलीमेडिसिन और टीबी मुक्त भारत अभियान के कम जनसंख्या वाले राज्य में उत्तराखंड देश भर में दूसरे स्थान पर है, जहां पर राज्य में टेलीमेडिसिन और टीबी मुक्त अभियान कार्यक्रम का बेहतर संचालन हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में उत्तराखंड छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां पर टेलीविजन, वेलनेस सेंटर, टीबी मुक्त भारत कार्यक्रमों को आम जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाने का काम किया गया है और आम जनता भी इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हुई है। पूरे देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है हमारे, उनकी एक बैठक की और अभी तक के जो 4 साल के अनुभव हैं उनको भी साझा किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो 5 करोड़ से कम की आबादी वाले राज्य हैं उसमें पहला स्थान जो है छत्तीसगढ़ का था और दूसरा स्थान जो है उत्तराखंड का है, जिन्होंने कि टेलीमेडिसिन के द्वारा अपने जितने भी और टीबी मुक्त भारत में
एक बड़ा काम किया है हमारे राज्य। और चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए कोरोना जांच अनिवार्य अब नहीं है। जी हां, जो भी चारधाम के लिए यात्री आएंगे, कोरोना जांच उनके लिए कंपलसरी अब नहीं होगा। पर्यटन विभाग के पोर्टल पर उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की और बॉर्डर पर जांच और वैक्सीनेशन प्रमाण दिखाना अब जरूरी नहीं होगा। मुख्य सचिव SS संधू ने यह पूरी जानकारी दी है कि कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको जांच दिखानी है, आप रिपोर्ट दिखानी है, उसके बिना भी काम होगा, लेकिन आपको पर्यटन विभाग का जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है अगर चारधाम यात्रा आपको करनी है तो फिलहाल ये अनिवार्यता जो है वो खत्म कर दी गई है कोविड जांच की। बॉर्डर पर आपको दिखानी पड़ती थी रिपोर्ट पहले, वैक्सीनेशन का प्रमाण भी दिखाना अब जरूरी नहीं होगा। ये जो अनिवार्यता है वो खत्म कर दी गई है। जाहिर है इसके पीछे का शायद मकसद ये हो सकता है कि ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु आएँ और उनकी वहीं पर ही RT-PCR जांच हो सके। जो चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले तैयारियां पूरी हैं और इस बार अनुमान है कि भारी तादाद में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंचेंगे और इसीलिए अब सरकार ने, पर्यटन विभाग ने, स्वास्थ्य महकमे ने पूरी तरह से कमर कसी। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के लिए देव डोलियों का धामों के लिए प्रस्थान कार्यक्रम जारी हो चुका है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने इस बात की जानकारी दी है। केदारनाथ धाम कपाट 6 मई सुबह 6:15 पर खुलेंगे। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली की प्रस्थान भैरव पूजा 1 मई रविवार को है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली धाम प्रस्थान 2 मई को सुबह 9 बजे होगा। 2 मई प्रथम पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी प्रवास रहेगा। 3 मई गुप्तकाशी से 8 बजे सुबह फाटा प्रस्थान और प्रवास रहेगा। 6 मई सुबह 6:15 पर केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। सुबह 6:15 पर यह वक्त रखा गया है जब बाबा केदार के आप सब दर्शन कर पाएंगे और 1 मई को पंचमुखी डोली का प्रस्थान भी होगा। तो ये एक तरह से आपको बता दें कि इस बार जो चारधाम यात्रा, खासतौर पर अगर आपको हम कहें कि केदारनाथ की जो यात्रा है उसको लाइव भी दिखाया जाएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है इस बार। और 8 मई को श्री बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। जी हां, 8 मई को वक्त रखा गया है बद्रीनाथ के कपाट जब खुलेंगे और लगातार श्रद्धालुओं के आने की जो इस बार संख्या है वो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है सरकार की तरफ से। और साथ ही 8 मई को सुबह 6:25 पर तो सुबह 6:25 पर 22 मई को हेमकुंड साहिब और लोकपाल तीर्थ के कपाट खुलेंगे। तो ये वक्त रखा गया है अलग अलग धामों के कपाट खुलने का। गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई को 11:15 बजे सुबह खुलेंगे। तो ये गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का समय है। और 8 मई को श्री बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। हाँ,
और आगामी 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकार चारधाम को लेकर अपनी तैयारियां भी पूरी कर चुकी है। धर्मनगरी हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए गुजरात से आए श्रद्धालुओं का पहला जत्था माया देवी के प्रांगण से रवाना हुआ। यात्रियों को चारधाम रवाना करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। चारधाम यात्रा को लेकर जहां व्यापारी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिख रहा है। गुजरात से आए यात्रियों का पहला जत्था आज हरिद्वार के माया देवी मंदिर प्रांगण से रवाना हुआ और चारधाम को जाने वाले जत्थे में गुजरात से आए जोशी परिवार के लगभग 40 लोग शामिल हैं, जो चारधाम यात्रा में प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी है प्रदेश सरकार की। गुजरात से ये पहला जत्था जो कि रवाना हुआ है। हम हरिद्वार में 2 दिन से आए, यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर है और चार धाम के लिए भी आगे भी ये व्यवस्थाएं जो से गवर्नमेंट की ओर से सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टूरिज्म यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था है, कोई यात्री कोई घबराए नहीं। सब है ये कोविड के बारे में जो दुष्प्रचार हो रहा है गुजरात आदि देश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोविड छुट्टी मांगते नहीं है, कोविड की कोई परेशानी नहीं। इसलिए सभी यात्रियों से मेरा निवेदन है कि आप बेझिझक चारधाम यात्रा और हरिद्वार उत्तराखंड यात्रा में। बात तो आज बहुत शुभ दिन है। आज हमारी चारधाम यात्रा शुरू हुई है। 2 साल के बाद विधिवत रूप से आज इसका शुभारंभ हुआ। पिछला साल थोड़ा याद करें तो सितंबर अक्टूबर में हम पहली गाड़ी भेज पाए थे, लेकिन इस साल हमने अपने अप्रैल महीने में चारधाम यात्रा शुरू कर दी है। सरकार का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि फिलहाल जो भी भ्रम की स्थिति थी उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण देते हुए ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बिल्कुल कोई RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यात्री बेफिक्र होकर चारधाम यात्रा पर जा सकते हैं। उसके लिए हम सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो हमारा माया देवी प्रांगण एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, वहाँ से चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया गया है और सबसे पहला दल जो हमारा चारधाम यात्रा में जा रहा है हरिद्वार से, वो गुजरात के हमारे श्रद्धालु हैं और सरकार ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पर्यटन मंत्री जी लगातार किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं बड़ी चकाचौंध हों, इसके लिए हर रोज़ मॉनिटरिंग करते हैं और अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और एक बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त आ रही, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा है 3 मई को। 3 मई को उत्तराखंड आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 दिन के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें यमकेश्वर के महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में कार्यक्रम होगा और महाविद्यालय में स्थापित मूर्ति का अनावरण करेंगे। 5 मई को हरिद्वार में प्रवास करेंगे और भगीरथी पर्यटक आवास गृह का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो 3 दिन का ये दौरा है उनका उत्तराखंड का। एक बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त आ रही है, जहां पर यूपीएलसी के MD अनिल कुमार का फरमान सामने आया है। सभी कार्याध्यक्षों को जारी किया गया है नया फरमान। बिजली विभाग के सभी कार्यालयों को यह आदेश दिया गया है कि कार्यालयों में 11 बजे से पहले एसी नहीं चलाया जाएगा। जी हां, सुबह 11 बजे से पहले एसी नहीं चलाया जाएगा। 24 डिग्री टेम्परेचर पर ही एसी चलाने की परमिशन दी गई है। फैन, लाइट, कूलर, एसी बंद करके सभी कर्मचारी निकलेंगे। तो जाहिर है इससे बिजली की बचत होगी और व्यवस्थाएं भी सही तरीके से चलेगी, क्योंकि बिजली कटौती की जो समस्या इन दिनों चल रही है उससे कुछ हद तक हो सकता है कि निजात मिले, क्योंकि बिजली ज़रूरत से ज़्यादा बेवजह अगर कहीं पर जल रही है, खपत हो रही है, तो उसकी बचत बहुत ज़रूरी है। और चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी को उम्मीद है कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, उसी तर्ज पर चंपावत उपचुनाव में भी ऐतिहासिक जीत मुख्यमंत्री दर्ज करेंगे। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही अपनी जीत के ढेरों दावे कर दिए थे, मिठाइयां बांट दी थी, ढोल नगाड़े तक बजा दिए थे, लेकिन अंत में उसे सिर्फ हार नसीब हुई। कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, जबकि बीजेपी जनता के भरोसे पर खरा उतरती है और चंपावत चुनाव में भी उसे बड़ी जीत हासिल करनी होगी। कहती थी ये कर देंगे, उन्होंने तो ढोल बजाए, मिठाई बांटी और आपने भी अखबारों में लिखा बीजेपी गई, कांग्रेस आई,
और हमने उस दिन भी कहा था कि इस प्रकार की बातचीत करना है भाजपा के एजेंडे में नहीं है। आज भी वही कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, हम लोग बड़ी जीत दर्ज करेंगे। और चंपावत में मुख्यमंत्री के उपचुनाव को लेकर बीजेपी जहां पूरी तैयारी कर रही है, तो वहीं अब लगातार आने वाले दिनों में किस तरह से वहां पर रणनीति बनाई जाए, जीत दर्ज की जाए, इसको लेकर तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस का ये कहना है कि लगातार जिस तरह से पहले हार हुई थी खटीमा से और चंपावत में भी दरअसल वही हाल होगा। तो खटीमा की जनता ने भी धामी को नकार दिया, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने कहा कि चंपावत की जनता भी खटीमा में मुख्यमंत्री के विधायक के कार्यकाल और मुख्यमंत्री के रहते हुए कार्यकाल को देख चुकी है, जिसमें खटीमा की जनता ने उन्हें विधानसभा चुनाव में निकालने का काम किया। ऐसे में अब कांग्रेस का काम चंपावत की जनता को फिर सच बताने का रहेगा, जो खटीमा में कांग्रेस ने बताने का काम किया। कांग्रेस ने भुवन कापड़ी का चेहरा भी देखा, भाजपा ने मुंह की भी खाई, और वो वही चेहरा तब खटीमा में था। आज खटीमा से लगा हुआ चंपावत है। तो जो जनता खटीमा की देख चुकी है कि जो विधायकी काल उनका रहा, मुख्यमंत्री काल रहा, नकारात्मक रहा होगा, तभी तो लोगों ने उस चेहरे को नकारा। तो चंपावत की जनता भी जानती कि बगल वाले क्षेत्र में जब विकास नहीं हुआ हो तो चंपावत की जनता भी पहले मन बना चुकी है। देवभूमि समाचार में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।